मेरा नाम सोना है। मैं दुल्हन बनी रूम में बैठी थी। सभी मुझे देखकर मेरी तारीफें कर रहे थे। मेरे हाथों की मेहंदी बहुत ज्यादा रंग लाई थी। जो भी देखता तो कहता कि तुम्हारे पति को तुमसे बहुत प्यार होगा। मैं ऐसी बातों पर मुस्कुरा रही थी। दिल में बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही थी। बस मैंने एक ही बार तो अजीत की फोटो देखी थी और उस फोटो पर ही फिदा हो गई थी। वह बहुत हैंडसम था। पिछले 6 महीने में मैंने इतने सपने सजाए थे कि बता नहीं सकती। आंखें बंद करती तो अजीत की शक्ल सामने आ जाती थी। मैं दुल्हन बनी बैठी उसके इंतजार में थी। मेरे होश उस टाइम उड़ने लगे जब समय बीतने लगा और मेरी बारात नहीं आ रही थी। मेरे पापा बहुत परेशान थे और मम्मी बार बार मेरी सास को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उनके घर से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। मेरे पापा ने मेरे छोटे भाई को उनके घर भेज दिया ताकि पता करें कि वजह क्या है। और जो वजह सामने आई उसने तो जैसे मेरी जान ही निकाल कर रख दी थी। वह लोग कहने लगे कि अजीत न जाने कहाँ भाग गया है। सुबह से ही घर में नहीं है। हम उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। मेरा भाई कहने लगा कि वह शादी के मौके पर कहाँ जा सकता है। वह कहने लगे हम नहीं जानते, लेकिन पता नहीं कहाँ गया है। हम उसी के इंतजार में हैं। जैसे ही वह आएगा तो बारात लेकर आ जाएंगे। अजीत का छोटा भाई कहने लगा कि भाई की जबरदस्ती रिश्ता तय किया गया था, शायद इसीलिए वह घर से भाग गए हैं। मुझे नहीं लगता था कि अब वापस आएंगे। उसका यह कहना था कि उसकी माँ उसे घूरने लगी, लेकिन मेरा भाई समझ गया था कि अब मेरी बारात कभी नहीं आएगी। जब यह बात उसने हॉल में आकर मेरे मम्मी पापा को बताई तो वो लोग वहीं पर दिल पकड़कर बैठ गए। रोना धोना शुरू हो गया। सब लोगों में बातें होने लगी। कोई मुझे मनहूस कहने लगा और कोई लड़के वालों को बुरा भला कहने लगा। मेरे पापा के दिल में तेज दर्द उठने लगा। यह देखकर मैं रूम से बाहर आई, अपने पापा को संभालने लगी और रोने लगी। मेरी बड़ी 3 बहनें थीं जो अपने पतियों के साथ आई थीं, लेकिन उनके पति मेरे पापा को संभालने की बजाय मुझे ही बुरा भला कहने लगे कि ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती जिसकी बारात वापस चली जाए। मेरी बहनों को ताने देने लगे कि जैसे सारा दोष मेरा ही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब मेरे अपने हैं जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं। उसी समय एक नौजवान इन मेहमानों में से उठा और कहने लगा कि इस लड़की से मैं शादी कर लूँगा। यह सुनना था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरे पापा उस नौजवान को देखने लगे। उसका रंग अच्छा खासा काला था, हाइट छोटी थी, शरीर पूरा मोटापे का गोदाम था। उसके चेहरे की बनावट तक भद्दी थी। देखने में यह नौजवान बिल्कुल भी सुंदर ना था, एक आम सा नौजवान था, लेकिन मेरे पापा के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मेरे पापा ने यह तक नहीं पूछा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और कितना कमा लेता है। बस फौरन ही कहने लगे कि मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता जो आज तुम मुझ पर कर रहे हो। मैं तो कुछ ही नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं यह भी नहीं कह सकती थी कि मैंने अजीत के सपने अपनी आंखों में सजाए थे, जो कि देखने में अच्छा खासा हैंडसम और स्मार्ट नौजवान था। मैं भला कैसे उस आदमी के साथ शादी कर सकती थी। मेरे पापा को बस मेरे मसले का एक ही हल नज़र आता था कि कोई भी आए और मुझसे शादी कर ले और मुझे अपने साथ विदा करके ले जाए ताकि उनकी इज्जत रह जाए। इसके बाद कुछ भी मेरे साथ हो वो हो जाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोते हुए मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए थे और जब उसके साथ विदा होकर बाहर आई तो सामने पीले रंग की टैक्सी खड़ी देखकर मेरा दिमाग चकराकर रह गया था। उसने टैक्सी का फ्रंट डोर खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये देखकर मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। वह एक टैक्सी ड्राइवर था और यहाँ शादी अटेंड करने वाले मेहमानों को छोड़ने आया था और इन मेहमानों ने उसे रोक कर रखा था कि वापस वह इसी टैक्सी पर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर को हॉल में ही बिठा दिया था। पर मैं नहीं जानती थी कि मुझे इस टैक्सी ड्राइवर के साथ विदा होकर उसके छोटे घर के अंदर जाना पड़ेगा। एक गरीब से इलाके के एक छोटे से घर के बाहर यह टैक्सी खड़ी हो गई। वह फ्रंट सीट से उतरकर अपने घर का ताला खोलने लगा, फिर मेरी साइड का दरवाज़ा खोला। मैं किसी बेजान मूर्ति की तरह उसे देख रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू भी बहा रही थी। वह घर क्या था, बस सर छुपाने की जगह थी। सीमेंट का बना हुआ आंगन था जो कि बहुत छोटा था। इसकी एक तरफ छोटा सा किचन बना हुआ था, सामने एक ही कमरा था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा
तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसा भी जिंदगी में आ सकता है, और वह भी ऐसा इंसान जिसे मैं देखना भी पसंद ना करूं। वो मेरी जिंदगी का मालिक बन जाएगा। उसके हाथ में मुझे अपना हाथ बिल्कुल बेमोल लग रहा था। जैसे आंसू मेरे टिप टिप बहने लगे, क्योंकि मेरा धैर्य इससे ज़्यादा ना था। मैं रोने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक साफ सुथरी चादर एक पुराने से पलंग पर बिछी हुई थी। बेड बहुत छोटा था, दीवार से लगी अलमारी थी, एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल और दीवार पर छोटा सा शीशा लगा हुआ था। छोटे से कमरे में बस इतनी ही चीज़ें नजर आ रही थीं। मैंने एक नज़र इस कमरे पर डाली और मेरी आंखों में आंसू तेजी से बहने लगे। उसने मुझे बेड पर बिठा दिया और कहने लगा, आपके लिए पानी लेकर आऊं? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद अंदर आया तो एक गिलास पानी मुझे पकड़ा दिया। स्टील का गिलास देखकर मुझे याद आने लगा कि आज तक मैंने कभी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। मैं अपनी 4 बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी और नखरे भी मुझ में बहुत ज़्यादा थे। आज तक मैंने बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि मैं कहती थी कि बर्तन धोने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। कभी रोटियां नहीं बनाई थी कि इतनी गर्मी में मेरा रंग काला हो जाएगा, मेरे सुंदर से चेहरे पर दाने आ जाएंगे। अगर मेरा कोई भाई बहन मुझे स्टील के गिलास में पानी दे देता तो मैं गिलास लेकर ज़मीन पर फेंक देती थी कि मेरे लिए हमेशा शीशे के गिलास में लाया करो। मैंने उसके हाथ से स्टील का गिलास पकड़ा, बस 2 घूंट पानी के पिए थे और वापस उसे पकड़ा दिया। उसने पानी का गिलास एक तरफ रखा और मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। मैंने दिल में सोचा, चलो ठीक है, सही ही तो कह रहा है। मेरे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। शादी होकर तो और भी बुरा हुआ है। मेरे पिताजी शादी करने से पहले देख तो लेते कि वह अपनी हसीन सुंदर बेटी को किसको दे रहे हैं। अगर अजीत भाग गया था तो जरूरी नहीं था कि मैं कुंवारी ही बैठी रह जाती। मेरे लिए कोई और भी तो अच्छा रिश्ता आ सकता था, लेकिन पकड़ के मुझे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ब्याह दिए। मेरे आंसू तो इस तरह बह रहे थे कि जैसे रुकेंगे ही नहीं। मैं चाहती थी कि कुछ समय इसके साथ ऐसे ही गुजारूं और फिर इससे तलाक लेकर वापस अपने घर चली जाऊंगी। मैं इस आदमी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती थी। इस आदमी का नाम विवेक था। शादी के समय तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं सुन्न दिमाग से बैठी थी। बस उस समय पापा को अपनी इज्जत का भरम रखना था और मैं उन्हें बलि का बकरा बनने के लिए मिल गई थी। इसलिए मुझे नहीं पता था कि इसका नाम क्या था। उसने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे। कहने लगा, ये आपकी मुँह दिखाई है। शायद टोटल 2000 रुपये थे। फिर मुझे याद आने लगा कि अजीत की माँ कह रही थी कि मेरा बेटा मुँह दिखाई में हीरे का सेट देगा। मेरी आंखों में आंसू उन पैसों पर गिरने लगे। मैंने वह पैसे एक साइड में रख दिए। मैंने कहा, सुनिए। वह कहने लगा, जी कहिए। मैंने कहा, अभी मैं किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप दिमागी तौर पर अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जो आपका अधिकार है वह तो मुझे देना ही है। यह कहकर उसने अपना तकिया और रजाई उठाई और कमरे से बाहर चला गया। जनवरी का महीना था, इसलिए ठंडक भी थी। मैं भी बेड पर लेट गई, लेकिन इस शादी के जोड़े में सोना मेरे लिए आसान काम नहीं था। मैंने अपने गहने रोते हुए उतारे और फिर अलमारी खोलकर देखा तो वहाँ पर सिर्फ मुझे जेंट्स के कपड़े दिखे। लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने वह पहन लिया और बेड पर लेटकर सो गई। सुबह आरती की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं नींद में थी। शायद मंदिर आसपास ही था। फिर ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया हो। मैंने अपनी आंखें बड़ी मुश्किल से खोलकर देखा तो विवेक कमरे में मौजूद वॉशरूम में नहा रहा था। इसके बाद एक नज़र मुझे देखकर फिर कमरे से बाहर चला गया। वह शायद सुबह की आरती के लिए मंदिर जाता था। अब तो मैं भी जाग चुकी थी, इसलिए सोचा कि पूजा कर लेनी चाहिए। मैं वहाँ पर पूजा करने लगी, लेकिन जैसे ही प्रार्थना के लिए हाथ उठाए तो सिसकियों से मैं रोने लगी कि आखिर ऐसे कौन सा पाप कर दिया था जो मेरी शादी इस आदमी से हो गई, जो मुझे एक आंख भी नहीं भाता था। सुबह जब वो टैक्सी चलाने के लिए बाहर जाने लगा तो मुझसे कहने लगा कि मैंने फ्रिज में खाने पीने का सारा सामान रख दिया है, आपको जो भी बनाना हो आप बना सकती हैं। मैं चुप होकर बैठ गई थी, उसका छोटा सा घर देखने लगी। मेरे माँ बाप ने तो मुझे पलटकर पूछा तक नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। मैं जब भी अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करती तो मुझे रोना आने लगता था। बार बार मैं अपने ऊपर वाले से एक ही सवाल करती थी कि मेरा क्या दोष था जो मेरी शादी ऐसे आदमी के साथ हो गई।
शाम को जब वह वापस आया तो मैंने बस दाल चावल ही बनाई थी। उसने चुपचाप वह दाल चावल खाई और कुछ पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, इसमें कुछ औरतों के कपड़े हैं। मुझे ज़्यादा पता तो नहीं था, इसलिए जो समझ में आया मैंने ले लिया। कल रात से आपने मेरा कपड़ा पहना हुआ है और इस हुलिये में मैं आपको बाहर तक नहीं ले जा सकता। वह कहने लगा कि इन कपड़ों में से एक लाल कलर का सूट है, वह पहन लीजिएगा। यह सुनकर मेरा दिल हलक में आया था। मैंने जैसे ही वह पैकेट खोला तो देखा एक हल्का फुल्का फैंसी सा सूट था जिसका कलर लाल था। इसके साथ लाल चूड़ियाँ भी थी, लाल कलर की लिपस्टिक भी थी और कुछ मेकअप का सामान भी था। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वह कहने लगा, अब तो काफ़ी समय बीत चुका है। मैंने कहा, देखिए, मुझे आप पसंद नहीं हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। जो कुछ हुआ वह एक हादसे के तौर पर हुआ था। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन हो तो चुका है। आपको मेरे रिश्ते का भी ख्याल रखना चाहिए। और रही बात प्यार की, तो असली प्यार हमेशा शादी के बाद ही होता है। आप इसे पहन लीजिए, मैं कह रहा हूँ। 1 घंटे के बाद जब वह कमरे में वापस आया तो मुझे उसी पुराने हुलिये में देखकर कहने लगा, आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। मेरा यह कहना था कि उसके माथे पर बल पड़ गया। बड़े गुस्से से मुझे देखने लगा। कहने लगा, मैंने आपको अपनी पत्नी इसलिए नहीं बनाया था कि आपको छोड़ दूं। सबके सामने इंसान छोड़ने के लिए नहीं अपनाता है। मैंने कहा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, प्लीज़ इस रिश्ते को अपने सर पर सवार मत करिए। मेरा और आपका कोई भी जोड़ नहीं है। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करके अपना गुजारा कर सकती हूँ। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको समय दे देता हूँ। कितना समय चाहिए? मैंने कहा, मुझे डाइवोर्स दे दो। दे सकते हो तो बड़ा आसान होगा आपका। मेरी यह बात सुनकर वह वापस बाहर चला गया। अगले दिन मैं आंगन में बैठी चाय पी रही थी जब सामने से किसी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने देखा तो एक हैंडसम लड़का सामने छत पर खड़ा मुझे इशारे कर रहा था। अपनी उंगलियों के इशारे से यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। हालांकि यह हरकत तो बहुत बुरी थी, लेकिन वह लड़का काफ़ी हैंडसम था। फिर इशारे इशारे में उसने मुझसे फ़ोन नंबर मांगा। मैंने उंगलियों के इशारे से उसे फ़ोन नंबर बता दिया और उसी समय घर का दरवाज़ा खुला और विवेक अंदर आया। वह लड़का भी अपनी छत से नीचे उतर गया था। दूसरी नज़र विवेक ने उसी छत पर डाली थी। मुझसे कहने लगा, यहाँ ना बैठा करो, सामने बहुत ही छिछोरे किस्म के लड़के रहते हैं। कोई काम धंधा तो है नहीं, बस मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि जो भी करते हैं मेरा तो टाइम गुजर ही जाएगा। कम से कम शकल सूरत में विवेक से तो कई गुना अच्छे हैं। मैंने अब रोज का रूटीन बना लिया था। जैसे ही विवेक बाहर जाता मैं उस लड़के से इशारे में बातचीत करने लगती। एक बार तो रात के समय उसका फ़ोन आ गया। कहने लगा, जब से तुम्हें देखा हूँ मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वह कहने लगा, हाँ मुझे पता है, तुम इस काले बदसूरत से ड्राइवर की पत्नी हो। पता नहीं इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई इसे, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैंने कहा, हाँ यह बात तो है, ज्यादती तो हुई है मेरे साथ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वह कहने लगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा, देखो मैं तुमसे सिर्फ फ़ोन की हद तक रिश्ता रखना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। ठीक है, हम सिर्फ फ़ोन पर ही बातचीत कर सकते हैं। मैंने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि अब मुझे भी अपना दिल लगाना था और इस ड्राइवर से तो मैं अपना दिल लगा नहीं सकती थी। मैंने उस लड़के से फ़ोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी। वह मेरी बहुत तारीफ़ें करता था, कहता था कि मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी, और मैं उसकी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश होती थी। मेरा पति वैसे भी मेरे कमरे में नहीं सोता था, बाहर पलंग पर जाकर लेट जाता था। मुझे बस उसके कपड़े प्रेस करने होते थे और उसके लिए खाना बनाकर देना होता था। ना मैं उससे ज़्यादा बातचीत करती थी और ना ही उसके पास जाती थी। ज़्यादातर वो लड़का ही मुझसे रात में बात करता रहता था। उसका नाम उमेश था, नाम भी अच्छा था। एक बार कहने लगा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, रोज़ तो देखते हैं। वह कहने लगा, वैसे नहीं, पास से। ऐसा करते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट पर मिलते हैं। मैंने कहा, ना बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। वह कहने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस बातें करती हूँ। वह कहने लगा, वो भी करने लगोगी? कहने लगा, वैसे भी
मुझ में क्या कमी है, अच्छा खासा तो हूँ। मैंने कहा, हाँ अच्छे खासे हैंडसम हो, लेकिन कमाते तो कुछ नहीं हो। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ स्मार्टनेस से मतलब होना चाहिए कि वह मेरे पास है ही। मैंने कहा, खाली पेट इसका अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर तुम कुछ करने लग जाओ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। वह कहने लगा, एक ड्राइवर की पत्नी होकर तुम्हारे इतने नखरे हैं। मैंने कहा कि आज तक मैंने उसको अपने करीब नहीं आने दिया। वह कहने लगा, मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। मेरा वादा है कि कटी पतंग की तरह तुम खुद मेरे पास आओगी। मैंने कहा, सोच है यह तुम्हारी। वह कहने लगा, देख लेना, मर्द की बातों में बड़ी कोशिश होती है और औरत किसी मोमबत्ती की तरह पिघलने लगती है, फिर नहीं देखती कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, अगर ऐसी ना होती तो अपने पति को कभी मना न करती, उसे स्वीकार कर लेती, अपनी किस्मत का समझकर उसे अपना लेती, या समझ लेती कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए उसे ही बनाया था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे उसकी बातें बड़ी बुरी लग रही थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन विवेक मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। मैं तैयार हो गई। काफ़ी दिनों बाद मैं बाहर निकली थी, इसलिए सोचा कि खाना खाने से कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए वहाँ पर लोग हमें ही देख रहे थे। हालांकि वह टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मुझे अच्छे जगह पर लेकर गया था। एक कोने वाला टेबल उसने बुक किया था ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। वहीं उसने मुझे पतली सी सोने की अंगूठी भी दी। कहने लगा, यह प्यार का तोहफा समझकर रख लो। बेशक वह ज़्यादा कीमती नहीं था, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए पहन लिया। विवेक कहने लगा, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, थैंक्स। खाने का मेन्यू कार्ड उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहो मंगवा लो। मेरे स्वर में अब भी घृणा थी। वो कहने लगा, यह दावत मैंने तुम्हारे लिए रखी है, जो चाहे मंगवा लो। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराकर देखी। मैंने कहा कि तुम मेरी दावत अफोर्ड नहीं कर सकते। वह कहने लगा कि तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो। मेरी जेब में इस समय अच्छे खासे पैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में लाया हूँ। शायद उसने पिछले 2-4 महीने की अपनी सारी जमा पूंजी आज ही उड़ानी थी। मैंने ऑर्डर कर दिया खाना। मैंने खूब पेट भरकर खाया था क्योंकि सारी चीज़ें मेरी पसंद की थी। लेकिन आइसक्रीम खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैं वॉशरूम में अपना दुपट्टा धोने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। वह मुझ पर कमेंट पास करने लगा। मैंने उसे खरी खोटी बातें सुना दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे वॉशरूम ले जाएगा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और वॉशरूम में ही मेरे साथ बदतमीजी करने लगा कि अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और विवेक सामने खड़ा था। यह सब कुछ देखकर तो उसकी आंखों में जैसे खून खौलने लगा था। उस लड़के को उसने इतना मारा कि मार मार के लहूलुहान कर दिया। बहुत से लोग वहां पर जमा हो गए थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर तक आ गया था। उसने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने विवेक को इतने गुस्से में देखा था। घर आते ही मैंने उससे कहा कि आपके हाथ काफ़ी जख्मी हो चुके हैं। उस लड़के ने भी विवेक को मारा था। उसके होठ के पास चोट भी लगी थी। पहली बार मुझे उसका एहसास हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी लड़ने की? वह कहने लगा कि शुक्र करो मैंने उसे जान से नहीं मारा। अगर वहाँ की स्टाफ और वहाँ मैनेजर ना पहुँचता तो वह लड़का मेरे हाथों मर ही जाता। मैंने कहा कि इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? पता नहीं मैं उससे क्या सुनना चाहती थी और क्यों सुनना चाहती थी। वह कहने लगा, तुम मेरी इज्जत हो। धिक्कार है ऐसे मर्द पे जो अपनी इज्जत की रक्षा न कर सकें, और धिक्कार है ऐसी औरतों पर जो अपने पति के होते हुए गैर मर्द के सामने अपने आप को पेश करें। जो हुस्न आपके पति के अलावा गैर मर्दों के लिए हो, उस पर वह गंध होती है जिस पर 1000 मक्खियाँ आकर मुंह मारती हैं। और तुम देख सकती हो कि हमेशा सड़े गले फलों पर ही मक्खियों का झुंड होता है। की सुंदरता की मिसाल भी ऐसी है, अगर उसके पति के लिए सुरक्षित रहे तो किसी भी कीमती हीरे की तरह है, वरना सड़े गले हुए फल की तरह है। फिर कहने लगा कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम पर बुरी नज़र भी डाले। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। आज फिर से उमेश की कॉल आई, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई क्योंकि विवेक के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी। मैंने उमेश से लड़ाई कर ली। मैंने कहा कि अगर तुमने दोबारा कॉल की तो मैं अपने पति को बता दूंगी, वो तुम्हारी टांगें तोड़कर रख देगा। इसके बाद फिर मुझे कभी उमेश ने कॉल नहीं की। आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। विवेक की पसंद का खाना भी बनाया था, क्योंकि मैं इतनी भी बुरी नहीं थी कि खुद को 2 टुकड़े की कर लेती।
इसलिए सोचा कि अब मैं उसकी हो जाऊं, जिसने मुझे इज्जत दी, भरी बिरादरी में मेरा मान रखा। शायद इंसान की नज़र सामने वाले को खूबसूरत और बदसूरत बनाती है, वरना ऊपर वाले का बनाया हुआ हर सुंदर इंसान ही सुंदर ही होता है। आज जिस नज़र से मैं उसे देख रही थी, विवेक में मुझे कोई भी बुराई नज़र नहीं आती थी। इसका काला रंग भी मुझे इसके चेहरे पर जचता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे दिल में विवेक के लिए प्यार आने लगा था। वह मेरे लिए फूलों के गजरे लाया, जो मैंने मुस्कुराकर अपने काले घनों बालों में पहन लिया था। वह मुझे हैरत से देखने लगा। मैंने कहा, मैं बहुत कीमती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अनमोल कर दीजिए। मेरे सवाल पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। विवेक की मोहब्बत ने मुझे एकदम बदल कर रख दिया। अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई थी। जिस खूबसूरती के पीछे मैं भागती थी, वह तो सिर्फ दिल को थोड़ी देर लुभा सकती थी, मगर जो इंसान दिल का खूबसूरत हो, वह सारी ज़िंदगी साथ निभाता है, प्यार और आदर भी बहुत करता है। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी। मैं खुद को भाग्यशाली समझती थी कि मुझे विवेक जैसा पति मिला है। मैंने अपने पापा को भी माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन्हीं के फैसले की वजह से आज मुझे विवेक जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। मेरे घर वाले भी मुझसे मिलने आते रहते हैं, मैं भी जाती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी खूबसूरत डगर पर चलने लगी है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हम लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।